दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हमने देख लिया पहले पार्ट में अपने कि कैसे कैसे फेज़ वाइज वो डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद हम लोग तो जो मेजर पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने एक्सेप्ट किया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक एक्ट। सबसे पहले इन्होंने इसको सबसे ज़्यादा इसको तवज्जो दिया। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 का है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इसमें इसमें तो आपको पता ही है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, तो ये सबसे ज़्यादा किया। और बहुत सारा अदर अदर डिफरेंट कंट्रीज से बोरोड आइटम थे। तो अगर किसी देश की कोई कानून अगर अच्छा है तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है, मेरे हिसाब मेरा जो ये मानना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन से हमने काम क्या क्या लिया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ये जो हमारे एमपी राज्यसभा और लोकसभा के जो चुने जाते हैं वो चीज़ हमने कहाँ से ली, राज्यसभा और लोकसभा से। वो चीज़ हमने ली इंग्लैंड से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कम्प्लीटली लिया हमने, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सिंगल सिटीजनशिप लिया हमने, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी हैं उनको एक ही सिटीजनशिप मिलेगा। जैसे अमेरिका में अलग अलग है, राज्य का है अलग, तो यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया कि राज्य में अगर आपको चाहिए होगा तो उसको डोमिसाइल बोलते हैं, लेकिन सिटीजनशिप आपको एक ही मिलेगी। और रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कानून के आगे सब लोग एक समान है, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो हालांकि कुछ अपवाद हैं, राष्ट्रपति वगैरह को थोड़ा बहुत हमको इम्यूनिटी मिली हुई है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मोर और लेस यही है रूल ऑफ लॉ का मतलब। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, यूनाइटेड स्टेट से। तो वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट लिया हुआ है, एफआर। तो उसके बाद फिर हम लोग इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जुडिशरी को उतना पावर नहीं है। अगर कोई चीज़ पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो उसको जुडिशरी मना नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जुडिशरी का अपना एक रोल है, और उसको अगर कुछ लगता है कि कोई ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको डिनाई कर देता है, स्ट्राइक डाउन कर देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इसी माध्यम से करता है वो, जो जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी उसको अपने तरीके से रिव्यू करके उसकी वैलिडिटी को लागू करेगा। तो इसके पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अब इंग्लैंड में वाइस प्रेसिडेंट का कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो पार्लियामेंट उसके बाद क्राउन के पास जाता है, क्राउन जो है वो स्टेट का हेड होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंशिप सिस्टम है यूएसए में, तो इसलिए यहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट रखा हुआ है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब देखिए इंडिया में भी प्रेसिडेंट है, तो दोनों जगह पे इम्पीचमेंट जो जिसको रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट है वो हमने अमेरिका में जैसे लिया हुआ है वैसे ही हमने इंडिया में भी लिया। हालांकि थोड़ा सा डिफर ज़रूर है, लेकिन स्टिल वहीं से लिया हुआ है। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी आप देखेंगे कि रिमूवल प्रोसेस इतना इजी नहीं है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तो वो सब यहाँ से लिया है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है कनाडा। तो कनाडा से हमने फिर क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। तो कनाडा से आप देखेंगे कि कनाडा जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, तो वहाँ पे भी राज्य हैं। तो राज्य में जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा वो यहाँ से हमने लिया है बाई सेंटर अपॉइंटमेंट करेगा, ताकि सेंटर का कंट्रोल स्टेट पे बना रहे। ऐसा ना हो कि स्टेट इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट अपने आप को लगे कि फिर वो सेंटर को ही दिक्कत होने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। फेडरल सिस्टम मैंने बताया कि फेडरल जो यूनियन ऑफ स्टेट है फेडरल। अब जैसे फेडरल स्टेट तो आपका यूएसए भी है, लेकिन वहाँ पे राज्य कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमने फेडरल सिस्टम यहाँ से लिया। रेजिडुअल पावर जो है, जो बचा कुछ पावर है, मतलब ये कि स्टेट वाइज सब्जेक्ट तो सब डिफाइंड है, सेंटर को क्या है और स्टेट को क्या है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ रेजिडुअल पावर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड से डीपीएसपी लिया हुआ है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को फर्दर पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे डीपीएसपी एक आता है, तो उसको आप देखेंगे कि वो आयरलैंड से लिया हुआ है। इसमें स्टेट को कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या वेलफेयर के लिए करना है, ठीक है। इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट का पोस्ट तो लिया हुआ है
अमेरिका से, लेकिन उसका इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो लिया हुआ है आयरलैंड से। ठीक है, मेंबर जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं राज्यसभा में, आप देख जानते होंगे कि राज्यसभा में कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, तो वो जो है आपका प्रेसिडेंट करता है, वो लिया हुआ है आयरलैंड से। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, FR जो है आपका सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये जर्मनी से लिया हुआ है। और सोवियत संघ से इसको वाइमर बोलते थे, वाइमर। फिर सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटी जो है 42वें संशोधन में उसमें ऐड किया गया था, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। वो कहाँ से लिया हुआ है आपका, वो लिया हुआ है सोवियत यूनियन यानी रसिया से। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ सोर्सेज की बात कर लिए। अब इसको थोड़ा फर्दर डीप में थोड़ा एक क्विक देख लेते हैं कि कौन से पार्ट में क्या है, क्योंकि ये बहुत पूछता है। ठीक है, पार्ट 1 में आपका देखिए राज्यों की बात की गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, 1 से 4 आर्टिकल। 2 पार्ट, सेकंड पार्ट में आपका सिटीजनशिप है, थर्ड पार्ट में आपका, और ये कितना है 5 से 11 है। तो आपको लगभग यहाँ तक आपको एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल याद करना है, लेकिन यहाँ से एक एक आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यही सब मेन इंपॉर्टेंट पूछता है। और अब देखिए 12 से 35 फंडामेंटल राइट हो गया, फिर 36 से 51 हो गया, और ये फंडामेंटल ड्यूटी जब ये ऐड किया गया तो पार्ट 4A नाम से ऐड किया गया और आर्टिकल 51A स्टार्ट किया गया। 5वां पार्ट में आपका यूनियन में एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका। फिर उसके बाद स्टेट्स आ जाता है पार्ट 6 में। पार्ट 7 पहले था, स्टेट्स के नाम वगैरह थे, तो ये सब हटा दिया गया। ठीक है, ये शेड्यूल में चला गया, शेड्यूल 1 जो है जिसमें स्टेट वगैरह की बात की गई है, तो पार्ट 7 इसको हटा देंगे। फिर पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट के बाद सीधा आप जानेंगे कि आपको यूटी है। ठीक है, वो याद करने के लिए ईजी रहेगा। उसके बाद पंचायत, तो यूनियन, फिर स्टेट, यूनियन 5, स्टेट 6, यूटी 8, 7वां रिपील हो जाएगा, 9वां में आपका पंचायत है, और 9A में म्यूनिसिपलिटी है, और B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, 10 में फिर शेड्यूल एरिया, 11 में फिर आप यूनियन और स्टेट का रिलेशन। ठीक है, यूनियन और स्टेट में जो रिलेशन होंगे वो आपका 11 में रहेगा। तो उसमें भी एक जो है पहला है वो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, और दूसरा जो है वो आपका फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और एक लेजिस्लेटिव और एक, फिर 12वें में आपका फिनांस से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब उसमें जो चैप्टर है पहले फाइनेंस है, फिर बोरोइंग, फिर प्रॉपर्टी राइट वगैरह, ये सब लायबिलिटी वगैरह, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह का रूल है। पार्ट 13 में आपका ट्रेड एंड कॉमर्स है, यहाँ पे फिनांस है, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स है। ये जो है टेरिटरी के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स पे क्या क्या रूल लागू होंगे, ये सब आपका पार्ट 13 में है। अब 14 में है ये जो हम लोग कर रहे हैं EPPCS, तो ये जो है आपका सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, PSC वगैरह का इसमें बात की गया, सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसी के 14A में ट्राइब्यूनल की बात की गई है। जो ट्राइब्यूनल आजकल ग्रीन ट्राइब्यूनल वगैरह आजकल बनता है ना, किसी केस को क्विक, उसको डिस्प्यूट को क्विक रिजॉल्व करने के लिए जो बनता है उसको ट्राइब्यूनल, तो वो सब है। ये आर्टिकल वगैरह आप लोग ये देख लीजिएगा। तो उसके बाद 15 नंबर में इलेक्शन। अब ये 15, 16, 17, 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 में इलेक्शन, 16 में स्पेशल प्रोविज़न विथ सर्टेन क्लासेस जैसे OBC वगैरह, OBC SC वगैरह जो क्लासेस है, ये 16 में दिया हुआ है। 17 में जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, फिर 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न है, 19 में मिसलेनियस है, और 20 में फिर एडमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और 21 और 22 में, 21 में टेम्प्रेरी प्रोविज़न है, और इसमें टाइटल वगैरह की बात की गई है। अब थर्ड चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, द प्रीएम्बल। तो वैसे तो ये थर्ड चैप्टर है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले आपका प्रीएम्बल होता है, और प्रीएम्बल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक क्वेश्चन प्रीएम्बल से एकदम फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन, ये कहीं पे नहीं गया है एक। तो पहला चीज़ ये है कि प्रीएम्बल इज ए इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन एक्सोडियम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
ये तो इसका हो गया डिफिनीसन। अब एनी पालखी वाला जो है कुछ कह रहे हैं, ये भी पूछता है कि कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या प्रेमबल के बारे में कहा। तीनों ने आइडेंटिटी कार्ड बोला है सीधा सीधा, ठीक है। और 30 दिसंबर 1946 को नेहरू ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, इसी को प्रेमबल के फॉर्म में। ये जनवरी में जाकर के 22 जनवरी को जाकर के एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे पूछता है तो जैसे वी पीपल ऑफ द इंडिया सोवरेन रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन सोवरीन, ये कौन लगाने के लिए आ जाता है, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो यस 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 टी आर, ये इसका सीरीज वाइज होता है। तो सोवरीन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक है। तो ये आपका इसकी गारंटी देता है, सिक्योर करना है आपको ऑल सिटीजन। उसके बाद क्या है, जस्टिस। कितने तरह की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 3 तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, SCP, ये 3 तरह का। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी थॉट का है, एक्सप्रेशन का है, बिलीफ का है, फेथ का है, वर्शिप का है। थॉट का है, एक्सप्रेशन का है, बिलीफ का है, फेथ का है और वर्शिप का है, ठीक है। TEBFW, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप का, इन चीज़ों का, इन 5 चीज़ों का। तो ये 5 हो गया, ये फिर 3 हो गया, फिर ये 5 हो गया। 5 का क्या है, आपको लिबर्टी मिलेगी, ठीक है। इक्वलिटी क्या क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी टू फ्रेटर्निटी, डिग्निटी इन ऑल इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। और ये अडेप्ट कब किया गया है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल विद इट्स सोल। अब सोल कहाँ है, ये किसने कहा है, अगर आगे आएगा तो मैं देखा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ये किसी ने इसको सोल कहा है। अम्बेडकर ने तो सोल आर्टिकल 32 को कहा है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, अम्बेडकर जी ने। उसके बाद आप देखेंगे बेरूबारी केस जो है 1960 में होता है, और ये जो बोलता है, तो जैसे डिस्प्यूट होता है कि ये पार्ट है कि नहीं, क्योंकि चैप्टर 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो चैप्टर 1 है वो सिटीजनशिप से, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 1 वहाँ से स्टार्ट होता है, तो फिर ये लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो पार्ट है ही नहीं। तो बेरीबारी केस में इसको क्लियर किया जाता है कि ये पार्ट नहीं है। लेकिन अगेन अब ये 1960 में है, अब ये केसेस का आपको क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ सकता है। तो इसमें बोलता है कि 60 में तो बोल दिया कि नहीं है पार्ट, लेकिन केस होना भारतीय का जो केस होता है, इसमें बोलता है कि जो प्रेम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और वहीं पे एक जो डॉक्ट्रिन आती है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि जैसे क्या होता है कि पार्लियामेंट चीज़ों को चेंज तो कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का अपना इंटरप्रिटेशन है, वहाँ से आता है। तो पार्लियामेंट जो अमेंड करती है वो आर्टिकल 368 के आधार पे कोई भी चेंज कर सकती है, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, ये मतलब जुडिशरी ने बोला है। और ये आज तक जो है प्रीएम्बल को एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट में। इसमें 2-3 चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। जैसे जब हम लोग इसको देख रहे थे, यहाँ पे देखिए सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 2 बार यहाँ पे ऐड किया गया था, और यहाँ पे इंटीग्रिटी ऐड किया था। ये 3 चीज़ें जो है प्रीएम्बल में 1942 में ऐड की गई हैं। अब कुछ शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। शेड्यूल से भी एक क्वेश्चन बनाते हैं 100%। तो अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आ जाता है, सोर्सेज से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वेश्चन हो गया। प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन मिनिमम है, 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन पे हम लोग डील कर रहे हैं। आपका ये है जो आपका शेड्यूल, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले शेड्यूल में क्या है, स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। सेकंड में क्या है, सैलरी। अब सैलरी हो गया। अब पहले जो पोस्ट है उसमें लोग, अब इसमें सैलरी वगैरह प्रेसिडेंट की सैलरी की बात की गई है, लेकिन जो ओथ है
यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, ये मिनिस्टर वगैरह के, एमपी वगैरह के, एमएलए वगैरह के इसमें ओथ का इसमें जिक्र किया गया है। हालांकि सैलरी में प्रेसिडेंट का सैलरी है सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट का इसमें नहीं है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की जो सीट एलोकेट होगी हर स्टेट को वो उसका दिया हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविज़न रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये 5वें शेड्यूल में है। अब छठे में क्या है, अब ये 5वें छठे में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो छठे में हम लोग देख लेते हैं कि आप देखेंगे प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, SC ST। ठीक है, और यहाँ पे ट्राइबल एरिया, अब यहाँ पे शेड्यूल की बात नहीं कही गई है, और वो पर्टिकुलर 5 राज्यों में, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर ऐसे हम लोग मैप अगर कर लें, जो आपका 7 स्टेट्स हैं, तो आप देखिए ये आपका आसाम है। ऐसे आसाम ही एक ऐसा राज्य है जो सारे राज्यों से टच होता है। उसके नीचे मेघालय है, तो एक ये हो गया, 2 आपका मेघालय हो गया। ठीक है, और एकदम लास्ट में यहाँ पे मिजोरम है, और यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, बांग्लादेश से लगा हुआ। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 से 5 स्टेट होना चाहिए। ठीक है, 4 स्टेट का इसमें दिया हुआ है। 7वें में क्या है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनियन मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा सब्जेक्ट वाइज, कौन सा सब्जेक्ट किस में आएगा, वो सब 7वें शेड्यूल में किया हुआ है। 8वें में लैंग्वेज की बात की गई है। वो बार बार बोलता है ना कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डलवाना है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि लैंग्वेज के लिए है वो। ठीक है, 8 हो गया। 9वें में क्या है, अब क्या हुआ कि पहले इनिशियली तो 8 ही था, 9वां क्यों ऐड किया गया, क्योंकि क्या हुआ कि जब लैंड रिफॉर्म की जब बात चल रही थी, जब आज़ादी की बात, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत कोर्ट में चले गए कि लैंड रिफॉर्म के थ्रू हम लोगों की ज़मीनें बांटी जा रही हैं। तो नेहरू ने क्या किया कि इसको लॉ बना करके इसको 9वें शेड्यूल में डाल दिया, 9th शेड्यूल में, और ये इसको बोल दिया कि इसको कोई मतलब चेंज नहीं कर सकता, इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा ये, तो इसलिए जो भी मतलब जो रूल को जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी नहीं देखेगी उसको ये 9वां शेड्यूल है। फिर 10वें में क्या हुआ कि अब लोग इधर उधर खूब कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, कोई एमपी इस पार्टी में जा रहा उस पार्टी में, तो उसके लिए क्या किया, डिफेक्शन का लॉ लाया और उसको इसमें डाल दिया, ताकि ये भी जो है क्वेश्चन ना हो जुडिशियल रिव्यू के अंदर। ठीक है, और फिर 11 और 12 तो पंचायत और म्यूनसिपलिटी के लिए है। ठीक है, तो हमारा ये शेड्यूल हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसमें नोट में भी दिया हुआ है कि 9th शेड्यूल एडेड न्यू, पहले ही अमेंडमेंट में डिस्प्यूट ऐड करें, क्योंकि जैसे ही लैंड रिफॉर्म वाला डिस्प्यूट चालू हुआ तो ये कर दिया गया। और फिर जो है 11वें और 12वें जो है 73 और ये 74 अमेंडमेंट 1992 में के अंतर्गत ये डाल दिया गया। ठीक है, और 8वीं जो 8वां जो लैंग्वेज वाला शेड्यूल हमारा है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें लैंग्वेज है, तो इनिशियली जो है 14 लैंग्वेज था। फिर 21st अमेंडमेंट में क्या किया गया, उसमें एक लैंग्वेज ऐड कर दिया गया, सिंधी, और ये बहुत पहले 1967 में ही ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद 71st अमेंडमेंट होता है 1992 में। अब 73 और 74 तो वो पंचायती राज वाला है, तो उसके पहले एक 71st होता है, तो उसके पहले ही होगा 1992 में ही होगा। उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3, तो 14 + 1 + 3, 14 1 15 3 18, अब 18 लैंग्वेज हो गया। फिर फर्दर 2003 में एक 92nd अमेंडमेंट होता है, उसमें 1 2 3 4 लैंग्वेज और ऐड कर दिया जाता है, तो 18 यानी 4 + 22 हो गया। अब इसी में भोजपुरी के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको 8वीं सूची में डाली जाए। अगर वो ऐड हो जाता है तो 23 लैंग्वेज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल एक चीज़ में ध्यान रखना है कि इंग्लिश इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें इंग्लिश जो है इस शेड्यूल में नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है ज़रूर, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब तक ये क्या है, 22 लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीधा जो 5वां चैप्टर है यानी पार्ट 5
उस पर यूनियन इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। पहले से होता है ना कि इंडिया दैट इज़ भारत, वो सब, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इसमें देखिए बहुत ही कंसाइज वे में बहुत अच्छे से इस नोट्स को बनाया गया है। इसको बार बार रिवीजन करने से आपको बहुत कम टाइम में आपको इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।